Good morning, students. Today we are here again with the new chapter of Social and Political Life. Chapter 2, Framing our Constitution. So the second chapter of Social and Political Life is Framing our Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हमारे हिंदी में संविधान, जिसके ऊपर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो क्या करती है, डिपेंड होती है, चलती है। हर कंट्री के रूल रेगुलेशन जो भी पॉलिसीज वो अडॉप्ट करता है वो सारे किस में लिखे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा ये जो चैप्टर है। सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट according to which the government of a country functions. It is superior to all the laws of a country. It lays down the powers and function of the three organs of the government, therefore the legislature, the executive and the judiciary. Meaning कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या, एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है। फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि जो एक कानूनी रूप पे बनाया जाता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो सारे फंक्शन उस कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी उस जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसके बेस पे अपने सारे फंक्शन करती है। और जो ये डॉक्यूमेंट होता है ये क्या होता है, सुपीरियर यानी सबसे बड़ा होता है किसी भी कंट्री के लॉ में, यानी जितने भी कंट्री के कानून, नियम, रेगुलेशन, रूल्स जो भी है उनमें सबसे बड़ा क्या होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या करता है कि इट लेज डाउन द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ थ्री ऑर्गन्स। किसी भी गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन होते हैं, फर्स्ट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन तीनों ऑर्गन्स के जो फंक्शन और पावर होती है वो कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है उस कंट्री का। लेजिस्लेचर क्या होता है कि जब भी हमें पावर टू मेक द लॉज, यानी किसी भी कंट्री में कौन से कानून लॉ बनाए गए हैं उसकी जो पावर होती है, यानी उस गवर्नमेंट की पावर है लॉ को बनाने की, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव होता है कि उन जो सारे लॉज और प्लान्स बनाए गए हैं उनको एक्शन में पुट करना, यानी उनको लागू करना। और जुडिशरी होता है अप्लाई करना लोगों पे, यानी देखना कि वो सारे अच्छे से उनको मान रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे थ्री ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के। लेजिस्लेचर जिसमें हम लॉ को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसमें हम जो प्लान और लॉ बनाए हैं उनको एक्शन में पुट करते हैं, और जुडिशरी होता है जिनको हम अप्लाई करते हैं। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, यानी लोग अपने लिए खुद वोट डाल के अपना जो है मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद चूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे क्या हमारी इंडिया है, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर देन एन ऑटोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज in a democratic country the citizens participate in the formation of the government. The government is accountable to the citizens. The rights of the citizens are clearly mentioned in the constitution. The powers, the responsibilities of the government are also clearly spelled out in the constitution. In a democratic country the fundamental rights of the citizens are safeguarded by judiciary. क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जैसे कि इंडिया, तो उसमें क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्पोर्टेंस होती है वो एक ऑटोक्रेटिक कंट्री से ज़्यादा होती है। ऑटोक्रेटिक कंट्री होती है जैसे जैसे हमारे यहाँ पहले राजा होते थे ना, वो खुद ही सारा काम करते थे, या फिर क्या होता था, उन्हीं अपने खुद ही दूसरा राजा बना देते थे, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक कंट्री, जिसमें पीपल्स यानी वहाँ के जो लोग हैं, कंट्री के सिटीजन हैं, उनका कोई उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता। एक पावर बॉडी होती है, वो खुद ही सारे लॉ और वो बनाती है और खुद ही पावर में दूसरे लोगों को लेके आती है। लेकिन इंडिया में क्या होता है और क्यों होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों होती है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिटीजन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को बनाने में। और कैसे करते हैं हम पार्टिसिपेट गवर्नमेंट को बनाने में, जब इलेक्शन होते हैं तो हम अपना वोट डालते हैं, और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही गवर्नमेंट में आता है, वही पावर में आता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट को बनाने में वो किसका होता है, वहाँ के सिटीजन्स का होता है। सिटीजन्स होता है वहाँ रहने वाले लोग। द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल, तो गवर्नमेंट उनकी क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल होता है जवाबदेह,
यानी कुछ भी बात हो तो गवर्नमेंट को उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगी? गवर्नमेंट ही उठाएगी। तो क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं उनके जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू टॉक, राइट ऑफ फ्रीडम, तो वो सारे जो उनके राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, वो क्लियरली मेंशन किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी बहुत अच्छे से एक एक राइट को अलग अलग तरह से डिफाइंड किया गया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि सिटीजन्स के कौन से राइट होंगे और उसके बदले में कि गवर्नमेंट की क्या पावर होंगी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी सारा जो क्लियरली स्पेल्ट आउट यानी कि लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यही कहा गया कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, वो सेफ गार्डेड, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सेफ गार्डेड यानी उनकी रक्षा करती है। कैसे? जुडिशरी से। और जुडिशरी क्या करती है? लॉज, जो रूल्स है वो बनाती है। तो कानून क्या है, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हो वो सेफ गार्ड रहे, यानी वो सुरक्षित रहे। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे फ्रेम किया गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टैंड्स फॉर नेशनल गोल लाइक डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन was framed by the representative of Indian people after a long period of debates and discussion। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो नेशनल गोल हैं, जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, कि एक उद्देश्य होता है कि इसलिए हमें वो बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो गोल्स थे वो क्या थे? डेमोक्रेसी लाना, यानी लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज करना, किसमें? गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में। सोशलिज्म लाना, सोशलिज्म क्या होता है कि जो उनकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, यानी जो उनके बीच में स्टेटस का डिफरेंस है, अमीर का, गरीब का, पुअर्टी है, उसको दूर करना। सेक्युलरिज्म होता है कि सारे जो धर्म हैं, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हर पीपल क्या वो फ्री है, वो जिस रिलीजन को चाहे उसको फॉलो कर सकता है। यानी इंडिया का कोई अपना जो है वो मेन ये नहीं है कि यही रिलीजन है इंडिया का, यहाँ के लोग क्या है, फ्री है, वो जिस रिलीजन को चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन होता है राष्ट्रीय एकता, यानी आपस में क्या है, झगड़े ना हो लोगों के। तो इन ये जो सारे क्या है, ये गोल्स हमारे किसके? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो फिर यही कहा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सारी जो है इन सब गोल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ, यानी लोग इंडिया से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया है जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हर स्टेट से लोगों को लिया गया है। फिर उनमें क्या हुई, लंबे समय तक डिबेट हुई, यानी आपस में वाद विवाद हुआ, उन्होंने डिस्कशन की और उसके बाद उन्होंने क्या फ्रेम किया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये नहीं है कि बस 2 दिन बैठे और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। विद द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया इंटेंसिफाइड। The war in Europe came to an end in May 1945. In July, a new government came to the power in England. The government announced its Indian policy. तो जब क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, जो इंडिया में जो फ्रीडम की जो लड़ाई थी आज़ादी की, वो इंटेंसिफाइड यानी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी उस टाइम पे। और जब यूरोप में जो वार हुआ उसका एंड हुआ, कब हुआ था उसका एंड? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1945 में, 1945 में। तब जो इंग्लैंड में 1 जुलाई में एक नई गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद, तो और उस गवर्नमेंट ने हमें अनाउंस किया था कि इंडिया के लिए जो नई पॉलिसीज उन्होंने बनाई हैं वो क्या होंगी। हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट्स इंटेंशन टू कन्वीन ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वाज अनाउंस्ड। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट 3 of its ministers to find a solution to the question of India's independence. The team of minister was called cabinet mission। तो फिर क्या हुआ था, जब इंग्लैंड में नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इंडिया के लिए पॉलिसी बनाई। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, अपने जो 3 जो मिनिस्टर थे उनको इंडिया में भेजा और उनको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है वो अनाउंस करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अब वो कैसे बनाएगी, क्योंकि वो क्या थे, इंडिया को अब क्या दे रहे थे, आज़ादी दी थी उन्होंने। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उन्हें लगा कि अब वो और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते वो इंडिया पे और उन्हें इंडिया को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने अपने 3 मिनिस्टर्स को भेजा था ताकि वो हेल्प कर सके इंडिया की उनकी पॉलिसीज़ बनाने में। और उस जो टीम थी उन मिनिस्टर्स की, उसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन, उसको नाम दिया गया था। यानी इंडिया में कैबिनेट बनाने के लिए उनको यहाँ भेजा गया था ताकि वो हमें गाइड कर सके। द कैबिनेट मिशन डिस्कस्ड द फ्रेमवर्क
for the constitution and laid down in some details of the procedure to be followed by the constitution making body. Election for the 296 seats assigned to the British Indian provinces were completed by July-August 1946. The assembly started working from the 9th day of December 1946. तो जो कैबिनेट मिशन आया था उसने क्या किया था, फ्रेमवर्क पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फ्रेमवर्क होगा, उसमें क्या प्रोसीजर होगा, क्या डिटेल उसमें डाली जाएगी, ये सारे क्या किया उन्होंने डिस्कस किया था। और फिर क्या हुआ था, कितनी सीटों के लिए, 296 सीटों के लिए उन्होंने क्या किया, इलेक्शन असाइन किया। तो फिर उन्होंने ये डिस्कस किया था कि जो इलेक्शन होंगे वो 296 सीटों पे होंगे। और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस यानी जो है इन्होंने मिलजुल के ये सब डिसाइड किया था, ब्रिटिश ने और इंडियन ने। और ये कब कंप्लीट हुए ये सारे असाइनमेंट कि कहाँ कहाँ इलेक्शन होंगे, कितनी सीटों पे होंगे, ये जुलाई-अगस्त 1946 तक हुए। और उसके बाद जो असेंबली बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, उन्होंने वर्किंग स्टार्ट की कब से, 9th डे ऑफ दिसंबर यानी 9 दिसंबर ऑफ 1946। तो 9 दिसंबर से उन्होंने क्या किया, काम करना स्टार्ट कर दिया। Some of the leaders who were elected to the Constituent Assembly were fully conscious about the enormity of the task before them. Great men and women from different communities were entrusted with the great task of drafting the Constitution of Free India. They came to the Constituent Assembly from all parts of country and making it miniature India. तो फिर क्या हुआ था, कुछ लीडर जो थे वो क्या हुए, जो सेलेक्ट हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बनाने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। उन्होंने क्या किया था, इस टास्क की पूरी एनॉर्मिटी को समझा था। एनॉर्मिटी का मतलब होता है सीरियसनेस, कि ये कितना गंभीर काम है, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, पूरी कंट्री का जो रूल था, गवर्नमेंट थी, वो डिपेंड होनी थी। तो उन्हें क्या था, उस टाइम पे उन्हें कॉन्शियस थे, यानी उन्हें पता था कि वो कितना सीरियस काम करने जा रहे हैं। तो जितने भी वो ग्रेट मैन और वीमेन थे वो क्या थे, जो इंडिया की डिफरेंट कम्युनिटीज़ यानी अलग अलग कम्युनिटीज़ से, अलग अलग स्टेट से उनको चुना गया था ताकि वो ये ड्राफ्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी उन्हें हर स्टेट से अब लोगों के जो क्या सुझाव हैं, क्या वो चाहते हैं, वो सब पता चल सके। तो उस असेंबली में हर कम्युनिटी के और हर स्टेट के लोगों को इंक्लूड किया गया था। और वो क्या करते थे, पूरे स्टेट के सारे पार्ट से कंट्री के आए और उन्होंने एक मिनिएचर इंडिया, यानी मिनिएचर होता है छोटा, यानी बहुत छोटा इंडिया बनाया। यानी जैसे हरियाणा से 2 को लिया, पंजाब से 2 को लिया, वहाँ यूपी से 2 को लिया, उसी तरह साउथ से ले लिया कुछ लोगों को। तो हर जगह से एक एक रिप्रेजेंटेटिव लिया और एक छोटा इंडिया उन्होंने बना दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड मेंबर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ and regions of India. It also had members representing different political parties. Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Abdul Kalam Azad, Shyam Prasad Mukherjee, Sardar Vallabh Singh were some of the important leaders who guided the discussion in the assembly. तो इसमें क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ और रीजन्स थे यानी एरिया थे इंडिया के, वहाँ से उनको लिया गया था। और कुछ मेंबर क्या थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ से भी थे। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उस टाइम पे, उसके भी कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जैसे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये इनके नाम दिए गए सरदार वल्लभ सिंह। तो ये सब क्या थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। तो इन्होंने भी असेंबली की जो डिस्कशन थी उसमें अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया था, उनको गाइड किया गया था। देर आर मोर देन 30 मेंबर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एज वेल। और जो शेड्यूल कास्ट होती है, जिनको हम बोलते हैं पिछड़ा वर्ग, उनके भी उन्होंने 30 मेंबर्स को इसमें इंक्लूड किया गया था। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैंक एंथनी, वाइल पैरिस वर रिप्रेजेंटेड बाय HP मोदी। तो क्या किया था उन्होंने कि जो इंडिया में एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी उसको भी क्या किया था, इंक्लूड किया गया था। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है जिसमें हाफ इंडियन हो और हाफ जो है वो ब्रिटिश हो, ऐसे लोगों को इंक्लूड किया जाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में। और उनको रिप्रेजेंट किसने किया था, फ्रैंक एंथनी। और जो पेरिस कम्युनिटी उसको रिप्रेजेंट किया था HP मोदी ने। देन द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट लाइक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर बोलते जिसको, K.M. मुंशी वर ऑल्सो मेंबर ऑफ द असेंबली। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित वर इम्पोर्टेंट वीमेन मेंबर्स। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट थे जैसे अल्लादी
जो कृष्णा स्वामी थे अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। एम मुंशी थे, ये लोग भी क्या थे, उस असेंबली में के पार्ट थे। और जो वीमेन थी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए थी सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected president of the Constituent Assembly. A drafting committee was appointed to draft the constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar was appointed the chairman of drafting committee. तो जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे उस जो असेंबली बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। उस असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ड्राफ्टिंग होती है जो क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखना था, तो वो जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में जो भीमराव अंबेडकर थे वो क्या थे, चेयरमैन थे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जो असेंबली बनाई गई थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। So students, the remaining part of this chapter we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.